दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हरियाणा से जुड़े हुए एक अहम मुद्दे पर। दरअसल हरियाणा में एक बार फिर से स्टिल्ट प्लस 4 पॉलिसी पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये जो पाबंदी लगी है, इसका असर क्या सिर्फ हरियाणा के कुछ जिलों पर होगा या पूरे हरियाणा पर ये लागू होगा, और उन तमाम लोगों का क्या होगा जिन्होंने ये सोचकर करोड़ों रुपए के प्लॉट लिए थे कि कल को उसमें स्टिल्ट प्लस 4 बनाकर बेच देंगे, एक बड़ा किराया कमाएंगे या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर उन सबको झटका दे सकती है। सोचिए, अगर आज आपने बिल्डिंग प्लान के लिए आवेदन किया और सरकार कह दे कि जरा रुक जाइए, अभी कोई परमिशन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? क्या हजारों करोड़ रुपए का रियल एस्टेट बिजनेस फिर से फंसने वाला है? क्या गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पंचकुला और पूरे हरियाणा के प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन लोगों ने पहले से स्टिल्ट प्लस 4 के सपने दिखाकर प्लॉट बेचे, अब वो खरीदारों को जवाब दे पाएंगे? आगे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद सरकार को पूरे हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 की नई परमिशंस पर फिर से रोक क्यों लगानी पड़ी? क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस है या इसके पीछे ऐसी सच्चाई छिपी है जो करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकती है? अगर आपके पास हरियाणा में प्लॉट है, खरीदने की सोच रहे हैं, बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि स्टिल्ट प्लस 4 आखिर है क्या, ये इतना डिस्प्यूटेड क्यों हुआ, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सरकार क्यों पीछे हटी, इसका आपकी जेब पर सीधा और क्या असर पड़ेगा, कौन फायदे में रहेगा और कौन नुकसान में जाएगा, और आगे आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से रियल एस्टेट को करीब से देख रहा हूं। मेरा मानना है कि इस फैसले को सिर्फ एक सरकारी आदेश समझना बड़ी गलती होगी। इसके पीछे शहरों की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सिविल, ट्रैफिक, बिल्डरों का बिजनेस मॉडल और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट दांव पर लगा हुआ। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि स्टिल्ट प्लस 4 होता क्या। मान लीजिए आपके पास 263 गज का प्लॉट है। पहले नियमों के अनुसार आप सीमित मंजिलें बना सकते थे, लेकिन स्टिल्ट प्लस 4 में नीचे का पूरा हिस्सा पार्किंग यानी स्टिल्ट के रूप में रखा जाता है और उसके ऊपर 4 रेजिडेंशियल मंजिल बनाई जाती है, यानी एक ही प्लॉट से 4 अलग अलग फ्लोर तैयार किया जाता है। अक्सर हर फ्लोर का अलग मालिक होता है। बिल्डर के लिए इसका मतलब ज्यादा फ्लैट, ज्यादा बिक्री, ज्यादा मुनाफा। खरीदार के लिए इसका मतलब अपेक्षाकृत कम कीमत में इंडिपेंडेंट फ्लोर। लेकिन यहीं से डिस्प्यूट शुरू होता है। जब किसी कॉलोनी की योजना 50 या 100 परिवारों के हिसाब से बनाई जाती है और वहां अचानक 250 या 300 परिवार रहने लगे, तो सबसे पहले सड़कें छोटी पड़ती है, पार्किंग खत्म होती है, पानी की कमी होती है, सीवर ओवरफ्लो होने लगता है, बिजली पर दबाव बढ़ता है और पूरी कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाता है। यही वजह है कि गुरुग्राम के कई इलाकों में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आरडब्ल्यू ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। पहले अदालत ने पूरे हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 पर रोक लगा दी थी। बाद में कुछ राहत देते हुए रोक को केवल गुरुग्राम तक सीमित किया गया और बाकी जिलों में परमिशन फिर शुरू हुई। लेकिन अब ताजा सुनवाई के बाद अदालत ने साफ कहा, फिलहाल कोई नई परमिशन नहीं दी जाए। जिसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पूरे हरियाणा में नए आवेदन रोक दिए। डिपार्टमेंट का तर्क भी महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था अभी पूरी तरह तैयार नहीं। जब तक पूरी व्यवस्था अंतिम रूप नहीं ले लेती, तब तक नई स्वीकृतियां देना उचित नहीं होगा। अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या वास्तव में केवल पोर्टल तैयार नहीं है या मामला इससे कहीं बड़ा है? दोस्तों, मेरी राय में ये सिर्फ टेक्निकल कारण नहीं है। असली मुद्दा शहरी योजना यानी अर्बन प्लानिंग का है। पिछले कुछ सालों में हरियाणा, खासकर गुरुग्राम में प्लॉटेड डेवलपमेंट का विस्फोट हुआ। लाखों स्क्वायर मीटर नई कंस्ट्रक्शन हुई। प्राइवेट बिल्डरों ने इंडिपेंडेंट फ्लोर का मॉडल तेजी से बेचा। इससे सरकार को रेवेन्यू मिला, बिल्डरों को प्रॉफिट मिला और खरीदारों को इंडिपेंडेंट घर का ऑप्शन मिला। लेकिन उसी तेजी से सड़कें नहीं बढ़ी, पानी की पाइपलाइन नहीं बढ़ी, सिविल लाइन अपग्रेड नहीं हुई और पार्किंग की व्यवस्था नहीं बनी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। गुरुग्राम के कई सेक्टरों में सुबह शाम ट्रैफिक जाम, पानी की कमी और पार्किंग डिस्प्यूट आम बात है। यही वजह है कि अदालत बार बार पूछ रही है कि अगर एक कॉलोनी की योजना सीमित आबादी के लिए बनी थी, तो उसमें कई गुना ज्यादा लोगों को रहने की परमिशन कैसे दी जा रही है?
अब इसका असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले उन लोगों पर जिन्होंने अभी आवेदन करने की तैयारी की थी, उनके प्लान फिलहाल रुक जाएंगे। दूसरे नंबर पर छोटे बिल्डर प्रभावित होंगे, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल इंडिपेंडेंट फ्लोर बेचने पर डिपेंडेंट है। तीसरे नंबर पर वो खरीदार जो सोच रहे थे कि अब प्लॉट खरीदकर 4 फ्लोर बनाएंगे। चौथे नंबर पर प्रॉपर्टी मार्केट, क्योंकि अनिश्चितता आते ही खरीदार इंतजार करने लगते हैं। हालांकि जिन लोगों को पहले से वैध मंजूरी मिल चुकी है, उनके मामलों की स्थिति अलग हो सकती है और ये प्रत्येक आदेश और स्वीकृत की शर्तों पर निर्भर करेगा। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करते हैं। हरियाणा के प्रमुख शहरों, खासकर गुरुग्राम में पिछले कई सालों में जमीन की कीमतों में कई इलाकों में 50% से लेकर 150% तक की तेजी देखी गई। कुछ प्रीमियम सेक्टरों में इंडिपेंडेंट फ्लोर की कीमतें 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा तक पहुंच गई। ऐसे में यदि स्टिल्ट प्लस 4 मॉडल रुकता है तो नए फ्लोर की सप्लाई कम हो सकती है, जिससे पहले से तैयार प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे मंजूरियां देती रहती है तो रहने की क्वालिटी और ज्यादा गिरती है। इसलिए ये मामला केवल कंस्ट्रक्शन की परमिशन का नहीं, बल्कि शहर के फ्यूचर का भी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी स्कूल की क्षमता 1000 बच्चों की है और उसमें 3000 बच्चों का एडमिशन कर दिया जाए। क्या सिर्फ क्लासरूम बनाकर प्रॉब्लम हल हो जाएगी? नहीं। शौचालय, बस, खेल का मैदान, पानी, सुरक्षा, टीचर, सब पर दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल यही स्थिति कॉलोनियों की है। अगर सड़क 20 फुट चौड़ी है और हर प्लॉट पर 4 परिवार रहने लगे तो सड़क नहीं बढ़ेगी, लेकिन गाड़ियों की संख्या 4 गुना हो जाएगी। इसलिए अदालत की चिंता भी पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। संभावना यही है कि सरकार संशोधित नीति, बेहतर ऑनलाइन सिस्टम, तकनीकी मानकों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नए नियमों के साथ वापस आए। हो सकता है कुछ इलाकों में परमिशन मिले और कुछ इलाकों में प्रतिबंध रहे। यह भी संभव है कि सड़क की चौड़ाई, प्लॉट का साइज, सीवर की क्षमता और पार्किंग जैसे मानकों के आधार पर अलग अलग नियम बनाए जाए। दोस्तों, मेरी राय में सरकार को पूरी तरह रोक लगाने और पूरी तरह खुली छूट देने के बीच बैलेंस का रास्ता निकालने की जरूरत है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम हो, जहां परमिशन मिल सकती हो और जहां सुविधाएं पहले से चरमरा चुकी है, वहां पहले बुनियादी ढांचे का विस्तार होना चाहिए। निवेशकों के लिए भी ये समय भावनाओं में निर्णय लेने का नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को जांचिए। अगर आप हरियाणा में प्लॉट खरीद रहे हैं तो सिर्फ बिल्डर की बात पर भरोसा ना करें। ये जरूर जांचें कि उस इलाके में वर्तमान नीति क्या है, कंस्ट्रक्शन की वास्तविक परमिशन क्या है, स्वीकृत नक्शा उपलब्ध है या नहीं, संबंधित डिपार्टमेंट की मंजूरी किस स्थिति में, और क्या मामला किसी न्यायालय विवाद से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, याद रखिए, रियल एस्टेट में सबसे महंगी गलती अधूरी जानकारी के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। अंत में मेरी राय स्पष्ट है कि यदि स्टिल्ट प्लस 4 अपने आप में गलत अवधारणा नहीं है, दुनिया के कई देशों में हाई डेंसिटी डेवलपमेंट सफल है, लेकिन वहां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी जाती है। यदि हरियाणा में भी सड़क, सीवर, पानी, बिजली, पार्किंग और पब्लिक फैसिलिटीज को मजबूत किए बगैर केवल ज़्यादा से ज़्यादा मंजिलों की परमिशन दी जाती है तो फ्यूचर में डिस्प्यूट और बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, यदि वैज्ञानिक शहरी योजना के साथ नीति बनाई जाती है तो ये मॉडल लाखों लोगों को बेहतर और अपेक्षाकृत किफ़ायती यानी अफोर्डेबल घर भी दे सकता है। इसलिए इस फैसले को केवल रोक या राहत के नज़रिए से मत देखिए, बल्कि इसे हरियाणा के शहरी विकास की दिशा तय करने वाले एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखिए। आने वाले महीनों में हाईकोर्ट का अंतिम रुख और सरकार की नई नीति तय करेगी कि हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 का फ्यूचर क्या होगा और करोड़ों रुपए के इस रियल एस्टेट बाजार की अगली चाल किस दिशा में जाएगी। दोस्तों, सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। क्या आपने भी कोई प्लॉट लेकर स्टिल्ट प्लस 4 का प्लान बनाया था और आप भी फंस गए हैं? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।